नमस्कार छात्रों, मैं प्रीति जैन, सहायक आचार्य, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज टोंक। आज मैं आपसे रीतिकाल के कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और गुने, क्योंकि ये बहुत परीक्षा उपयोगी तत्व है और ये आगे के आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं होगी उसके लिए भी काफ़ी काम में आएगा। रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यकाल भी कहा जाता है, आज उसी के बिंदुओं पर हम चर्चा करने के लिए, आपको व्याख्यान देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जब हम रीतिकाल की बात करते हैं तो कुछ लोगों की मान्यता है कि जिस युग में निरूपण अथवा रीति प्रभावित ग्रंथों के निर्माण की प्रतियोगिता रही, उसका काल 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक है। इन निश्चित संवतों को स्वीकार करने में कुछ को आपत्ति है। इसका कारण यह है कि रीति कवियों के कुछ ग्रंथ इस सीमा के आगे पीछे रखे जाते रहे हैं। उदाहरण के लिए चिंतामणि कृत रसविलास और मतिराम कृत रसराज सन 1643 से 10 वर्ष पूर्व तक, और कवि की रसरंग आदि रचनाएं 1843 ईस्वी में लगभग 15 वर्ष बाद की ठीक है। कुछ ऐसे कवि भी हैं जिनका जन्म भक्ति काल में हुआ, किंतु रचनाएं रीतिकाल में लिखी गई। जहाँ तक विषय संबंधी सीमा का प्रश्न है, वह भी स्पष्ट है कि इस काल का विषय प्रमुख श्रृंगार रस रहा है। भाव और रस की दृष्टि से ये काल घोर श्रृंगार का काल है और सभी कवि कम या अधिक रूप से सौंदर्य वर्णन की इस सीमा में विचार करते रहे हैं। कला शिल्प की दृष्टि से अलंकार प्रियता, छंद प्रियता और शैली चमत्कार को इन कवियों ने विशेष महत्व दिया है। श्रृंगार और चमत्कार प्रदर्शन, ये दोनों इस काल की सीमाएं हैं। इन दोनों सीमाओं में ही सिमटकर जो रीतिकालीन साहित्य लिखा गया, वह अपवाद स्वरूप ही श्रृंगार के अलावा अन्य विषयों की ओर ही मुड़ा है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 विक्रम से लेकर 1900 विक्रम संवत, अगर हम सन में बात करें तो 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल की संज्ञा प्रदान की। उनके अनुसार इस काल में रीति तत्व की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए इसका नामकरण रीतिकाल किया गया। इस काल के अधिकांश कवियों ने आचार्यत्व का निर्वाह करते हुए लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रीति ग्रंथों की रचना की, जिसमें अलंकार, रस, नायिका भेद आदि काव्यांगों का विस्तृत विवेचन किया गया, और अपनी काव्य प्रतिभा को दिखाने के लिए इन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखना अनिवार्य रखा। इसीलिए इस काल को रीतिकाल भी कहना ही सही है। अब रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय किसे मिले, इस समस्या के समाधान से ये जानना आवश्यक है कि प्रवर्तक का अर्थ क्या है। बच्चों, और कौन सा कवि किस काल विशेष का प्रवर्तक होने की क्षमता रखता है? प्रवर्तक का अर्थ है किसी परंपरा या प्रवृत्ति की नींव डालने वाला। जो किसी विशेष प्रवृत्ति को चलाए, वह प्रवर्तक होता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का प्रतिभाशाली होना, गंभीर मत होना और दूसरों को अपने अनुसार चलाने की क्षमता से युक्त होना भी अनिवार्य है। किसी प्रवृत्ति को जन्म देना ही प्रवर्तक के लिए पर्याप्त नहीं है, अपितु यह आवश्यक है कि उसके द्वारा प्रवर्तित मार्ग के अनुसरण करता भी है कि नहीं। जब तक यह नहीं होता, तब तक किसी व्यक्ति को प्रवर्तक होने का श्रेय नहीं दिया जा सकता है। रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाए, यह प्रश्न विवादास्पद है। कुछ विद्वान आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं और कुछ चिंतामणि को ये गौरव देना चाहते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है कि ये समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पढ़ते हैं और गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन होते हैं। रामचंद्रिका आदि ग्रंथ लिखने के कारण वे केवल रीतिवादी नहीं कहे जा सकते हैं, परंतु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि वे अपने काल की हिंदी काव्य धारा से पृथक होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गए हैं और हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा के आचार्य कहलाए। इससे कुछ लोग यह निष्कर्ष निकालते हैं कि केशव को श्याम सुंदर दास जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। वस्तुतः यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है,
कारण इस कथन से यही स्पष्ट होता है कि केशव ने रीति ग्रंथों का सृजन किया और वे इसके आदिम आचार्य हैं। यद्यपि श्याम सुंदर दास का ऐसा मानना निराधार है, क्योंकि केशव से पूर्व भी ऐसे कई रीति ग्रंथ लिखे गए, जैसे सूरदास ने लिखा साहित्य लहरी, नंददास का रस मंजरी, कृपाराम की हित तरंगनी और कर्णेश का कर्णाभरण। हाँ, ये बात अवश्य है कि इन ग्रंथों में काव्य शास्त्र का गंभीर और पूरी तरह विवेचन नहीं हुआ है। पहले इस पद्धति में रचना करने वालों में आचार्य केशव का ही नाम आता है। रामचंद्रिका तक में यही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जहाँ तक रामचंद्र शुक्ल का मत है, उनका मत इस मत के विपरीत है। उनकी दृष्टि में रीतिकाल के प्रवर्तक आचार्य केशव न होकर चिंतामणि हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव दास ने काव्य के सभी अंगों का तो शास्त्रीय पद्धति से वर्णन किया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने एक सम्यक वर्णन किया, लेकिन शुक्ल जी आचार्य केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक देने में हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदी के जो रीति ग्रंथ की जो अखंडित परंपरा थी, जो प्रवाह था, वो केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 साल पीछे चला जाता है। अर्थात जब केशव ने रीतिकालीन ग्रंथ या रीतिकाल के रीति ग्रंथ लिखे, उसके 50 साल की अवधि में उसके बाद में ज्यादा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं लिखे गए। इसलिए वो कहते हैं कि अखंडित परंपरा नहीं चल रही थी, इसलिए केशव को आचार्य न मानकर चिंतामणि को मानते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जब चिंतामणि ने रीति ग्रंथ लिखा तो उसके पीछे कई अनुकरणकर्ताओं की अविरल धारा, यानी कई रीति ग्रंथ एक साथ लिखे जाने लगे और उसके पीछे एक अविरल धारा चलने लगी। इसीलिए उन्होंने चिंतामणि को कहना चाहिए कि रीतिकाल का प्रवर्तक कवि माना। कवि प्रिया के 50 साल पीछे उनकी अखंड परंपरा का प्रारंभ हुआ। ये परंपरा केशव के दिखाए हुए पुराने आचार्यों के मार्ग पर न चलकर परवर्ती आचार्यों के परिष्कृत मार्ग पर चली। काव्य के स्वरूप और अंशों के संबंध में हिंदी के रीतिकार कवियों ने संस्कृत के जो उद्भव भामा आदि आचार्यों का मत ग्रहण किया। हिंदी के रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः उन्हीं को रीतिकाल का प्रवर्तक मानना चाहिए, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना रहा। लेकिन हम देखें तो पहली बार संस्कृत साहित्यों से हिंदी भाषा में रीति ग्रंथों को लिखने का जो साहस किया, जो उनका पूरी तरह से जो अच्छे से लक्षण उदाहरण देते हुए विवरण दिया, इसका श्रेय केशव को ही मानना चाहिए, क्योंकि केशव ही ऐसे प्रारंभिक कवि थे जिन्होंने इस तरह से हिंदी भाषा में संस्कृत काव्य शास्त्रों से आने वाली जो काव्य शास्त्रीय जो अवयव हैं, जैसे छंद, अलंकार, नायिका भेद आदि पर हिंदी भाषा में लिखकर हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों को उनके ज्ञान उपार्जन में जो मदद की, इससे अधिकांश जो विद्वान हैं या जो हम लोग हैं, वो केशव को ही रीतिकाल के सभी प्रवृत्तियों का प्रवर्तक मानते हैं। अधिकांश आलोचक मानते हैं कि केशव केवल रीति परंपरा के प्रवर्तक ही नहीं ठहरते, बल्कि उन्होंने रीतिकालीन साहित्य में उपलब्ध होने वाली जो प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं, उनके प्रवर्तक भी वही कहलाते हैं। अतः हम निसंकोच भाव से कह सकते हैं कि रीति परंपरा को सुप्रवर्तित और पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय केशव को है। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि रीति ग्रंथों का श्रेय किसे दिया जाए, उनके प्रवर्तक कवि कौन है, तो आप निसंकोच रूप से कह सकते हैं कि आचार्य केशव है। लेकिन इस विषय में जब आपसे ये चर्चा की जाए कि किन्हें माना जाए, तो आपको समस्त जो भी आलोचक हैं या काव्य शास्त्रीय विद्वान हैं, उनकी सभी प्रकार की मान्यताओं को देते हुए अंत में केशव को आप प्रवर्तक सिद्ध करें, यही प्रश्न का उत्तर होगा। तो ये तो हमारी बात हो गई प्रवर्तक कवि कौन। अब हम बात करेंगे रीति का अर्थ, क्योंकि जब हम रीतिकालीन कवियों की जब बात कर रहे हैं, रीति ग्रंथों की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रीति होती क्या है। अगर रीति का जो शब्द आया है, वो आचार्य वामन ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार में रीति को काव्य की आत्मा कहा है। उन्होंने कहा रीतिर आत्मा काव्यस्य। वैसे शाब्दिक दृष्टि से रीति का अर्थ है शैली, परंपरा, प्रणाली, पद्धति, विधि। संस्कृत में रीति को विशिष्ट पद रचना माना गया है। यह विशिष्टता गुणों पर आधारित है, जैसा कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक वामन का मत है। रीति का दूसरा संबंध पद रचना से है, जो कि समास पर निर्भर है।
अतः कुछ आचार्यों ने समासहीनता, स्वलप्त समासता, दीर्घ समासता के रूप में रीति को देखा है। आचार्य कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है, जिसका मूल आधार कवि स्वभाव है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे रस का उपकार करने वाली कहा है। उन्होंने इसे शैली के रूप में ग्रहण किया, जिसका आधार वर्ण, संगठन, गुण और समास है। हिंदी साहित्य में रीति शब्द का प्रयोग प्राय शैली या मार्ग के विशिष्ट रूप में दिया गया है। आलोचक डॉक्टर भागीरथ मिश्र के अनुसार रीति शास्त्र का तात्पर्य उस लक्षण देने वाले या सिद्धांत चर्चा करने वाले ग्रंथों से है जिसमें अलंकार, रस, वक्रोक्ति, ध्वनि आदि के स्वरूप, भेद, अवयव आदि लक्षण दिए हों। इस परिभाषा के अनुसार रीति शास्त्र के अंतर्गत सिद्धांत रचना और काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले सभी प्रकार के ग्रंथों को सम्मिलित किया जा सकता है। तो देखा जाए तो वास्तव में हिंदी में रीति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थों में किया गया है। हिंदी साहित्य में रीति काल में इसी प्रकार की ग्रंथों की बहुलता रही है, जिसमें न केवल रीति को काव्य की आत्मा माना गया है, अपितु काव्य लक्षण प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया गया है। इस दृष्टि से हिंदी का रीति साहित्य संस्कृत के रीति साहित्य से कई रूपों में भिन्न भी है और उसमें संस्कृत के रीति शास्त्र का अक्षरशः पालन भी किया गया है। सामान्यतः हिंदी भाषा में रीति का हिंदी शास्त्रों में या हिंदी काव्य शास्त्रों में या हिंदी साहित्य में रीति का प्रयोग उन ग्रंथों के लिए निमित्त किया गया है जिसमें काव्य के विभिन्न अंगों का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य रचना संबंधी नियमों के पालन को रीति नाम दिया है। उनके मतानुसार रीति काव्य में वस्तु की अपेक्षा आत्मा के उत्कर्ष की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि वह काव्य जो अलंकार, गुण, रस, ध्वनि, वक्रोक्ति, छंद, नायिका भेद आदि के शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर लिखा जाता है, वह रीति काव्य है। इस प्रकार की काव्य की परंपरा बहुत पुरानी रही है और संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के साहित्य की सर्जना विपुल मात्रा में हुई है। हिंदी में यह परंपरा संस्कृत से ही प्राप्त हुई। वह युग जिसमें अनेक प्रकार के ग्रंथों की बहुलता रही, साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से पुकारा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास परंपरा में विगत 2000 वर्षों से रचित साहित्य कृतियों का विवरण सम्मिलित है। युग विशेष की परिस्थितियों ने समय समय पर तत्कालीन चिंतन धारा को प्रभावित किया और जो प्रवृत्ति प्रमुखतः सर्वमान्य रही अथवा जिसका सर्वाधिक अनुकरण हुआ, उसी के आधार पर युग विशेष का नामकरण किया गया। युग की मुख्य प्रवृत्ति, मुख्य प्रतिपाद्य विषय और निरूपण पद्धति के आधार पर ही युग विशेष के नाम की संज्ञा दी गई। तो बच्चों, तो हिंदी भाषा में या हिंदी साहित्य में रीति का अर्थ मार्ग या शैली से है। तो रीति माना गया है जो काव्य अंग है, जिसे अलंकार, छंद, लक्षण, गुण, शब्द शक्तियाँ, नायिका भेद आदि का कहना चाहिए लक्षण या उदाहरणों के साथ ज्ञान उपार्जन किया जाता है, ये लिखा जाता है, वो रीति है और जो लिखा गया वो रीति ग्रंथ है। तो अब हम बात करेंगे आगे नामकरण की, यानी रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा। रीतिकाल के नाम को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता को देखकर इसे रीतिकाल का नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल की संज्ञा दी और डॉक्टर रमाशंकर रसाल ने इसे कला काल कहकर संबोधित किया। इस काल का सबसे अधिक सार्थक नाम पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि से श्रृंगार काल है। अपने तर्क की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस हो, अलंकार हो, शब्द शक्ति हो या नायिका भेद रहा हो, पर उनका सभी का वर्णन विषय श्रृंगार ही है। सारे रीति काव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, शब्द ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि को विस्तार से दिया गया और अलंकार, शब्द शक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार पर ही दिए हैं। इन व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में इस युग के कवियों में से किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए अलंकारों की माला बनाई, किसी ने पिंगल का प्रस्तार किया, किसी ने सीधे नायक नायिका भेद, नक्षिक, षड ऋतु, 12 मासा के बने बनाए साँचे ले लिए। अभिप्राय यह है कि इस युग में श्रृंगार की ही प्रमुखता हर क्षेत्र में रही। कुछ ऐसे कवि हुए जैसे भूषण जैसे, जो वीर रस के कवि, वो भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए।
स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बाद में स्वीकृत करते हुए ये कहा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार रस की रही, अतः इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कहा जा सकता है। अंत में निष्कर्ष में यही कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण, रीति शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा है कि इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीतिकाल नाम ही अधिक प्रचलित रहा, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार न मानकर एक दृष्टिकोण, एक शैली माना, इसीलिए इस काल का नाम रीतिकाल नाम सार्थक रहा और इसी नाम से इस काल को मान्यता दी गई। अब हम बात करें तो रीतिकाल में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि 3 प्रकार के कवि हुए और इस प्रकार 3 प्रकार की काव्य धाराएं वहाँ पर प्रचलित थी। 3 प्रकार की काव्य धाराएं थी। ये थी पहला एक रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा थी रीति सिद्ध काव्य धारा, तीसरा थी रीति मुक्त काव्य धारा। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, रीतिबद्ध जो कि रीति से बंधा हुआ है, दूसरा है रीति सिद्ध जो रीति से तो नहीं बंधा हुआ लेकिन रीति को सिद्ध करने में प्रवीण है, और तीसरा है रीति मुक्त यानी जो रीति के बंधन से पूर्णतया मुक्त है, जो अपने हृदय की अभिव्यक्ति को ही सर्वप्रमुख मानता है। इस प्रकार 3 प्रकार की काव्य धाराएं रीतिकाल में प्रचलित रही। रीतिबद्ध काव्य धारा में रीति कवि, जो रीतिबद्ध काव्य धारा थी उसमें जो कवि थे वो रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य रचना किया करते थे। बंदी बंधाई परिपाटी के अनुसार काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। और जो रीतिबद्ध कवि हैं, रीतिबद्ध कवि कहलाए क्योंकि इन्होंने संस्कृत काव्य धारा में प्रचलित जो काव्य शास्त्रीय नियम थे उन्हीं को हिंदी भाषा में अनुवाद करके अपने लक्षण और उदाहरणों के सहित उनका वर्णन करते हुए उसी काव्य परंपरा का उन्होंने अनुसरण किया, इसलिए इन्हें क्या कहा गया, रीतिबद्ध। इन कवियों ने, जो रीतिकाल के जो कवि थे, इन्होंने लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर काव्यांगों के लक्षण और उदाहरण देते हुए रीति ग्रंथों की रचना की और ये रीतिबद्ध कवि कहलाए। ये राज्यों के आश्रय में रहकर रचना करने वाले ऐसे सैकड़ों कवि रीतिकाल में हुए जिन्होंने आचार्य बनने के लिए लक्षण ग्रंथों की रचना की, भले ही उनका रीति निरूपण एकांकी, अधकचरा और अधूरा ही क्यों ना रहा हो। इसलिए ऐसे कवियों के रीति ग्रंथों पर टिप्पणी करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इन रीति ग्रंथों के कर्ता भावुक सहृदय और निपुण कवि थे। इनका उद्देश्य कविता करना था, न कि काव्यांगों के शास्त्रीय पद्धति का निरूपण करना। रीतिबद्ध कवियों का प्रमुख उद्देश्य अपनी काव्य प्रतिभा का परिचय देना था, अतः लक्षणों पर उतना ध्यान नहीं दे पाए जितना उदाहरणों पर। यही कारण है कि उनके द्वारा दिए गए काव्यांगों के लक्षण अपर्याप्त और असंगत हैं। ऐसे प्रमुख कवि और उनके ग्रंथ हैं चिंतामणि, काव्य विवेक, मतिराम, ललित ललाम, भूषण, शिवराज भूषण, देव, भावविलास, भिखारी दास, काव्य निरूपण, पद्माकर, जगत विनोद। इन सभी कवियों के द्वारा किया गया रीति निरूपण एकांकी और अधूरा है, ऐसा रामचंद्र शुक्ल का मानना है। वस्तुतः इन कवियों ने सामान्य पाठकों को काव्य शास्त्रों का सामान्य ज्ञान कराने के उद्देश्य से रीति ग्रंथ लिखे, इसीलिए इनकी मौलिकता का इनमें अभाव है, क्योंकि ये सारे ग्रंथ संस्कृत काव्य शास्त्र को माध्यम बनाकर लिखे गए। न तो इन्होंने कोई मौलिक उद्भावना की, न ही काव्य शास्त्र की और उनका उल्लेखनीय इन्होंने विकास किया। श्रृंगार रस निरूपक कवि मतिराम का फिर महत्वपूर्ण स्थान माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने श्रृंगार रस का विस्तृत और स्वाभाविक वर्णन किया। हिंदी ग्रंथों में अलंकार विवेचन को सर्वाधिक प्रमुखता मिली। अधिकांश कवियों ने अलंकार निरूपक ग्रंथ संस्कृत के जयदेव के चंद्रलोक और अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद आधार ग्रंथ को आधार मानकर लिखा। उनके द्वारा लिखे गए लक्षण ग्रंथों में भले ही वो भ्रामक हो, लेकिन उदाहरण अत्यंत सरस दिए गए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी में काव्य शास्त्रों का द्वार खोलने का श्रेय इन्हीं रीति ग्रंथकारों को अवश्य दिया जा सकता है। काव्य रसिकों को काव्य अंगों की जानकारी देकर इन्होंने काव्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बच्चों, दूसरी काव्य धारा जो प्रचलित थी उस रीतिकाल में वो थी रीति सिद्ध काव्य धारा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इन्होंने रीति को सिद्ध किया, अर्थात जब इन्होंने किसी भी काव्य को लिखा या किसी ग्रंथ को लिखा
तो इन्होंने भले ही उसकी बंदी बंधाई वो परिपाटी पे नहीं चले, लेकिन रीतियों के नियमों का ध्यान रखते हुए इन्होंने ग्रंथों को लिखा। रीतिसिद्ध कवियों के वर्ग में उन सभी को लिया जा सकता है जिन्होंने कोई रीति ग्रंथ तो नहीं लिखा, फिर भी उन्हें रीति की जानकारी थी, जिसका उपयोग करते हुए उन्होंने अपने रीति काव्य की रचना की। वे रीति पारंगत या सिद्ध कवि थे, इसीलिए इन्हें रीति सिद्ध कवि कहा गया। और इस वर्ग के जो प्रमुख कवि या प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं बिहारी। बिहारी ने यद्यपि कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी उनकी एकमात्र रचना बिहारी सत्सई में रीति की जानकारी का उन्होंने पूरा उपयोग किया है। जब तक किसी को काव्यांग, नायिका भेद आदि की जानकारी नहीं होगी, तब तक बिहारी सत्सई के दोहों का वो अर्थ नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उनके दोहों में इस प्रकार के रीति के जो नियम है उन सभी का पालन किया गया है। बिहारी सत्सई जो है बिहारी जी की, वो एक श्रृंगार रस प्रधान एक ऐसा रीति सिद्धि काव्य ग्रंथ है जिसमें भावों, अनुभवों, हावों आदि के उदाहरण खोजे जा सकते हैं। साथ ही विविध अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण भी बिहारी सत्सई में उपलब्ध होते हैं। हाव अनुभव योजना की दृष्टि से बिहारी सत्सई एक उल्लेखनीय कृति है। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति के बल पर ही बिहारी दोहे जैसे छोटे छंद में इतने भावों का समावेश कर चुके हैं कि उनके विषय में कहा गया है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिहारी जी की जो बिहारी सत्सई है वो एक रीति सिद्ध ग्रंथ का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरी धारा की जब हम बात करें तो वो है रीति मुक्त काव्य धारा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रीति से मुक्त, रीति से आजादी, अर्थात वो कवि जिन्होंने रीति के ग्रंथ की परंपराओं का अनुसरण न करते हुए अपने मन के भावों का अभिव्यक्ति की, तो इस प्रकार के ग्रंथ रीति मुक्त काव्य धारा कहलाते हैं। रीति काल के वे कवि जिन्होंने रीति के बंधन से जो पूर्णतः मुक्त है वो रीति मुक्त कवि कहलाए जा सकते हैं। इन्होंने न तो लक्षण ग्रंथ लिखे, न ही रीति की जानकारी का उपयोग अपने काव्य में किया, अपितु इन कवियों ने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को काव्य में बांधा। रीति के बंधन से मुक्त होने के कारण इन्हें रीति मुक्त कवि कहा गया। इन कवियों में प्रमुख है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, रसखान आदि। हम देखें तो वास्तव में रीति मुक्त काव्य धारा को भी हम अनेक धाराओं में विभक्त कर सकते हैं। जैसे रीति मुक्त श्रृंगारी कवि, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि में कौन आते हैं? हमारे घनानंद जी। इन्हें रीति मुक्त काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि भी माना गया है। दूसरा रीति मुक्त प्रबंधकार, यानी कुछ रीति मुक्त कवि ऐसे भी थे जिन्होंने प्रबंध काव्य लिखे। रीति मुक्त प्रबंधकारों में हमारे आते हैं लाल कवि जिन्होंने छत्र प्रकाश नामक प्रबंध काव्य लिखा, सूदन कवि जिन्होंने सुजान चरित्र नामक प्रबंध काव्य लिखा, सबल सिंह चौहान जिन्होंने महाभारत नामक प्रबंध काव्य लिखा। इसी प्रकार रीति मुक्त सुक्तिकार, सुक्तिकारों में हम देखें कि जिन्होंने समाज के नैतिक मूल्यों को आधार मानते हुए अपने पद लिखे, वो रीति मुक्त सुक्तिकार कहलाए। इनमें हमारे गिरधर दास कवि, वृंद, घाघ, वेताल आदि आते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो रीति मुक्त कुछ फुटकल कवि भी हुए जिन्होंने छोटे छोटे पद आदि लिखे, तो वो फुटकल कवि भी इसमें कई प्रकार के हुए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि रीति मुक्त जो काव्य धारा है वो रीतियों की परंपरा से स्वतंत्र प्रवृत्तियों वाली कविताओं के कवि की ओर आती है। वास्तव में ये कवि जो थे, इनकी कुछ ऐसे भी कवि थे जिनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविताओं से भी श्रेष्ठ है, जो मन के भावों को सहज उदात्त भाव से अभिव्यक्ति करती हुई उन कविताओं से कहीं ऊंची प्रगति है। इन कवियों में उल्लेखनीय कवि हमारे आते हैं घनानंद, रसखान आदि। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेम में उन्मत्त कवि कहा है। इनकी दो विशेषताएं शुक्ल जी ने बताई है। पहली कि रस, भाव, नायक नायिकाओं व अलंकारों के लक्षण से मुक्त कविता है। दूसरी, इनमें मार्मिकता और मनोहरता की बाहुल्य है। आचार्य शुक्ल ने उपयुक्त कवियों में घनानंद जी को सर्वश्रेष्ठ बताया है। हरिओत जी ने प्रेममय उल्लास और हार्दिक अनुराग को व्यक्त करने वाले कवियों की एक लंबी सूची दी है, जिनमें ये घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि सभी कवि का उल्लेख उन्होंने विशेष रूप से किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपयुक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विजदेव का नाम और जोड़ दिया है। अतः अन्य हिंदी समीक्षकों ने भी इस धारा के कवियों का विवेचन बड़े मन से और हृदय से किया है। कुछ ने तो इस धारा के कवियों का विस्तृत विवेचन भी किया है। घनानंद और ठाकुर पर तो शोध कार्य हुए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भागीरथ मिश्र,
डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा आदि सभी ने अपनी अपनी सूची में उपयुक्त कवियों को प्रमुखता प्रदान की है। इस प्रकार बच्चों, आज जो हमने चर्चा की वो सबसे पहले रीतिकाल, रीतिकाल का नामकरण, रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है, रीति क्या होती है और रीति में किस प्रकार की कौन कौन सी काव्य धाराएं प्रचलित थी, इस पे हमने विस्तृत चर्चा की। तो आप इसे ध्यान से सुने, समझें और बुनने का प्रयत्न करें। आगे के एपिसोड में फिर मैं आपसे मिलूंगी। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। मैं यहीं विराम करती हूँ। धन्यवाद।